शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट। तो टॉपिक इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट राइट डाउन कर्वेचर हियर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द कर्वेचर? एनी स्टूडेंट नोन अबाउट द कर्वेचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कर्वेचर? एनी स्टूडेंट? कोई बताएगा? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द कर्वेचर? किसी को पता है? कुछ भी आइडिया है? कर्वेचर का कहीं नाम सुना है आप लोगों ने? एनी स्टूडेंट यू नो अबाउट द कर्वेचर? अगर कोई नाम सुना है तो बताए। किसी ने भी अगर नाम कर्वेचर का कहीं भी सुना है तो प्लीज टेल मी। लेंस में सुना है कि नहीं? पढ़े हो लेंस? लेंस पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? कि लेंस में कहीं कर्वेचर वर्ड यूज होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां आता था? जब लेंस के फार्मूले पढ़े होंगे तो वहां कुछ कर्वेचर का सेंस यूज हुआ होगा। कंसेप्ट क्या है कर्वेचर का? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द कर्वेचर? कर्वेचर की सिंपली मीनिंग होती है कर्व प्लस नेचर। कर्व प्लस नेचर। कर्व का नेचर कैसा है इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो कर्व कैसा कैसा होता है, ध्यान से देखना। ये मेरा पंजा दिखाई दे रहा है? क्लियर है या नहीं? दिस शेप इज द क्लियर। दिस शेप इज द स्ट्रेट। ये सीधा है, बेंड नहीं है इसमें। अब देखो थोड़ा सा हमने इसमें बेंडिंग की, अब और ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, और ज़्यादा बेंडिंग हुई, तो फिर क्या है ये? व्हाट इज दिस? कि ये कर्व की जो बेंडिंग हमारी हो रही है, द मेजरमेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ द कर्व इज नोन एज द कर्वेचर। क्या कहते हैं कि कोई कर्व है वो कितना बेंड हुआ है, उसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट है उसी को हम लोग कर्वेचर कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द कर्वेचर? क्या हो गया? एक जो बड़ा सिंपल डिफिनीशन है वो ये है कि द मेजरमेंट ऑफ, राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व is known as कर्वेचर। ये डिफिनीशन हम लोग देते हैं कर्वेचर की, कि किसी कर्व की जो बेंडिंग का जो मेजरमेंट है हम कैसे नापेंगे। अगर कोई कर्व बेंड हुआ है तो उसको हम लोग बेंड को कैसे नापेंगे? तो ये जो हमारे कर्व के बेंडिंग का जो नापने का जो पूरा कंसेप्ट है ना, वो पूरा मेरा कर्वेचर है। स्ट्रेट लाइन बेंड नहीं है तो उसका कर्वेचर 0 होगा। क्यों? कंसेप्ट क्लियर इज नॉट? अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन है, इफ दिस इज द स्ट्रेट लाइन तो देयर इज द नो बेंडिंग, या कोई बेंडिंग नहीं है। तो अगर हम इसके बेंडिंग को नापने जाएं तो सिंपली कंसेप्ट होगा। सिंपली मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन हैज नो बेंडिंग, और कर्वेचर अगर हम बेंडिंग को ही नाप रहे हैं तो इसका मतलब इसका कर्वेचर 0 होगा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? बोलो आद्या, this is clear or not? This is clear or not? क्या है बताओ जरा एक बार, क्या बोला हमने? प्लीज टेल मी, बोलो बोलो आप लोग, क्या लिखा है हमने? द मेजरमेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व इज नोन एज व्हाट? कर्वेचर। किसी कर्व की बेंडिंग क्या है उसको हम लोग कर्वेचर कहते हैं। अब देखो हम लोग निकालते कैसे हैं। कुछ चीजें हमारी यहाँ फिक्स होंगी जिसको इंटायर द सिलेबस ऑफ द कर्वेचर आपको ध्यान में देना है। वो क्या चीज फिक्स होगी? इधर देखो, ये जाना पहचाना नाम है। ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा कोई कर्व है। दिस इज बी एनी कर्व।
इस कर्व पे कोई पॉइंट P है और कोई पॉइंट Q है, दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। ये कोई कर्व है हमारे पास, इस कर्व पे कोई पॉइंट P है और Q है, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों जो पॉइंट हैं बहुत ही क्लोज हैं, इनको हम लोग नेबरिंग पॉइंट भी कहते हैं। जब दो पॉइंट किसी कर्व पे बहुत क्लोज होते हैं तो नेबरिंग का भी कंसेप्ट आता है, मतलब ये पड़ोसी हैं दोनों, बहुत करीब करीब है। ध्यान से समझना इस चीज को कि लेट कर्वेचर हम मैथमेटिकली नाउ डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग मैथमेटिकली कर्वेचर को डिफाइन करते हैं इसकी बात हम करने जा रहे हैं। लेट P एंड Q आर एनी टू नेबरिंग let P and Q are any two neighboring points। नेबरिंग पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया? वेरी क्लोज, वेरी क्लोज पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स बहुत क्लोज होते हैं तो उसको हम लोग नेबरिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब वो पड़ोसी हैं। पड़ोसी क्लोज होते भी हैं, पता है ना सबको। लेट P and Q are any two neighboring points on the curve। ओके, कोई भी आपके पास कर्व है, इस कर्व पर कोई दो बड़े करीब पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद क्या है, देखो इस पॉइंट P पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं। ड्रा द टेंजेंट एट पॉइंट P। कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, नेचुरल सी बात है। अब हम एक कंसीडर करते हैं कि जो पॉइंट P पर आपने टेंजेंट ड्रा किया है ये एंगल साई बना रहा है, एंड दिस इज द फिक्स इंटायर द सिलेबस ऑफ द कर्वेचर। जब भी आप कभी पढ़ेंगे कहीं भी, अगर कोई कर्व गिवन है, पहली बात इफ दिस इज ए कर्व, उसके किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो टेंजेंट जो एक्सिस ऑफ एक्स से एंगल बनाता है उसको हम लोग साई लिखते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, याद कर लो इसे। साई का कंसेप्ट क्या है? साई इज द एंगल मेकिंग बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व। अपराजिता ओपन योर माइक। साई क्या है बताओ, व्हाट इज द साई? नहीं, साई इज द एंगल मेकिंग बाय द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट विथ एक्सिस ऑफ एक्स। एक्सिस ऑफ एक्स से टेंजेंट जो एंगल बनाता है वो साई है। याद हुआ? लिखवा दिए? अच्छा ठीक है, ठीक, ओके, मैं लिखवा दे रहा हूं। ऑन द कर्व लेट राइट डाउन साई एंड साई प्लस डेल्टा साई आर एंगल्स मेकिंग by tangents at P and Q with axis of x respectively। ये नोट करो सारे लोग, बी सीरियसली। पॉइंट P एंड Q आर वेरी क्लोज पॉइंट टू ईच अदर, तो पॉइंट P पर जो टेंजेंट एंगल बना रहा है वो साई है, और Q पर आप टेंजेंट ड्रा करो, ड्रा टेंजेंट एट पॉइंट Q, तो एक्सिस ऑफ एक्स से ये जो एंगल बना रहा है दिस इज द साई प्लस डेल्टा साई। डेल्टा साई क्यों लिखा? वाई? क्योंकि Q जो पॉइंट है वो P के बहुत करीब है, तो डेफिनेटली Q पर जो भी एंगल बनेगी साई से थोड़ा सा डिफर होगा। दिस इज द नेचुरल कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स। अगर पॉइंट Q P के बहुत करीब है और P पर एंगल मान लो फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, and Q is the very close point to the P, so what is the angle at Q? Any student tell me? अगर P पर 30 डिग्री बन रही है, 30 डिग्री बन रही है, and Q is the very close point to the P, तो फिर Q पर कितनी एंगल होनी चाहिए? 30 के बहुत करीब होनी चाहिए। 29.9 भी हो सकता है, 30.001 भी हो सकता है, डिपेंड करता है पॉइंट Q किधर है। पॉइंट Q इधर है या इधर है, डजंट मैटर, ठीक है, राइट। तो हम डेल्टा साई लिखते हैं, वेयर डेल्टा साई इज द वेरी स्मॉल एंगल। दिस इज क्लियर हियर? आद्या ओपन योर माइक। द कंसेप्ट ऑफ साई एंड साई प्लस डेल्टा साई आर क्लियर आर नॉट?
अब इसके बाद क्या करते हैं, ये चीज़ें फिक्स रहनी है। लेट ए बी एनी फिक्स्ड पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है ए, कहीं भी ए है, सच दैट ये सारी लैंग्वेज फिक्स रहेगी इंटायर द कर्वेचर, सच दैट एपी का जो डिस्टेंस है, आर्क एपी है, ये ध्यान देना सारे लोग, आर्क एपी, ए से पी तक की डिस्टेंस, ए से आर्क की डिस्टेंस है ए से पी तक की, आर्क एपी इज इक्वल टू यस, आर्क ए क्यू इज इक्वल टू यस प्लस डेल्टा यस। देन बिल्कुल क्लियर होगा, आर्क पी क्यू क्या लिखेंगे, व्हाट इज द आर्क पी क्यू, if arc AP is equal to S and arc AQ is equal to S plus delta S, then arc PQ can be written as arc AQ minus arc what AP, arc AQ is equal to S plus delta S minus S, this is the delta S, arc PQ is the delta S. Okay, अपराजिता, ये बात कुछ समझ में आ रही है क्या? ये फिक्स रहेगा इंटायर द सिलेबस, जैसे जैसे चीज़ें हमारी आगे चलेंगी, साई क्या है, साई प्लस डेल्टा साई क्या है, ऑल थिंग्स, आर्क एपीएस होगा, आर्क एक्यूएस प्लस डेल्टा एस होगा, दीज आर ऑल द थिंग्स, ये सब कुछ फिक्स होगा इंटायर द सिलेबस। और यही नहीं, ये चीज़ें तो एक इंटरनेशनल सिंबल है हमारे, साई डेल्टा साई, आप कहीं पढ़ोगे साई का जो कंसेप्ट है वो टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग साई कहते हैं, दिस इज द फिक्स ईयर। यस क्या होता है, आर्क का डिस्टेंस होता है, जैसे समझो इस चीज़ को, कंसेप्ट अपना क्लियर करो थोड़ा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, बी सीरियस। जैसे मान लो कि पी और क्यू कोई दो पॉइंट्स है, ओके, इसको आप लोग मिला दो तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन। मान लो थोड़ा हमने इसको बेंड करके ऐसे मिला दिया, तो ये जो पी क्यू है ना बेटे, इसको हम लोग कार्ड कहते हैं, और जब आर्क डिस्टेंस है पी क्यू, इसको आर्क पी क्यू बोलते हैं, मतलब आर्क की डिस्टेंस ये, इसको आर्क पी क्यू कहा जाता है। और जो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज व्हाट, कार्ड। ये चीज़ ध्यान देना, जो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, वो जनरली हम लोग कार्ड बोलते हैं, और आर्क की डिस्टेंस को हम लोग आर्क लिखते हैं। तो एपी जो है हमारा आर्क डिस्टेंस है, वो यस है, और आर्क एक्यू जो है हमारा यस प्लस डेल्टा यस है। देन अब यहाँ देखना ध्यान से, इन्वर्टेड कामा में मेन वर्ड, कर्वेचर एट पॉइंट पी ऑफ कर्व is defined as limit q tends to p delta psi by delta s. This is the definition of the curvature. ये इंपॉर्टेंट चीज यही है, जब क्यू पी की ओर टेंड कर रहा हो, उस स्टेज में डेल्टा साई और डेल्टा एस की जो रेशियो होगी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, इस रेशियो को ही हम लोग कर्वेचर एट पी बोलते हैं। बी कीप इन माइंड, कैसे कर्वेचर निकालना है किसी कर्व का, एक बार हम उसको अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई अनरैंडम कर्व दिया हुआ है, ओके, अब तुम्हें P पर जो है तुम्हें कर्वेचर निकालना है, किसी कर्व का किसी पॉइंट P पर कर्वेचर निकालना है। तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे उसको निकालते हैं, कैसे अप्रोच रखते हैं, क्या आइडिया है निकालने की। आइडिया हमारी ये है कि इसके करीब कोई पॉइंट है Q ले लीजिए, ठीक है, यहाँ आपने टेंजेंट ड्रा किया, ओके, यहाँ आपने टेंजेंट ड्रा किया। अब देखिए कि इनके बीच कितना डिफरेंस हो रहा है, कितनी एंगल आ रही है, P पर जो टेंजेंट है और इस पे जो टेंजेंट है, जैसे डेल्टा साई हमने लिखा है। व्हाट इज द डेल्टा साई, एनी स्टूडेंट, ये देखो पता है एंगल कितनी होगी, ये होगी पाई माइनस साई प्लस डेल्टा साई। तो ये एंगल हमारी कितनी होगी, डेल्टा साई, राइट।
तो ये जो डेल्टा साई है, डेल्टा साई को क्या कहते हैं? दिस इज द चेंज इन द टेंजेंट्स। जो टेंजेंट एक्स एक्सिस साथ हमारा एंगल बना रहा है, पी पर साई है, क्यू पर साई प्लस डेल्टा साई है, तो चेंजिंग कितनी हुई है एंगल में? डेल्टा साई। आर्क लेंथ में चेंजिंग कितनी हुई? डेल्टा एस। तो ये डेल्टा साई और डेल्टा एस की जो रेशियो है, इसी को हम लोग कर्वेचर एट पी बोलते हैं। व्हेन क्यू टेंडिंग्स टू पी, जब क्यू पी की ओर मूवमेंट करता है तो डेल्टा साई और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? दिस इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। और इसको लिखते कैसे हैं देखना, अगर क्यू पी की ओर टेंड करता है तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एस किधर टेंड करेगा? एनी स्टूडेंट टेल मी, कोई बताएगा? आस्था प्रेजेंट है क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एस? डेल्टा एस क्या होगा? अगर क्यू पी की ओर टेंड करता है तो डेल्टा एस क्या होगा? व्हाट इज द डेल्टा एस? हाँ, अच्छा चलो, हम जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है? माई साउंड इज द क्लियर ईयर? तो उसको नोट कर लो। देखो एक चीज, जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा, पी एंड क्यू आर वेरी क्लोज पॉइंट टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस हमारा जीरो की ओर टेंड करेगा। नहीं, डेल्टा एस किधर टेंड करेगा? आप फिगर में देखो, जो फिगर आप बनाए हो उस फिगर को ध्यान से देखो ना, जो आप खुद फिगर बनाए हो, या दोबारा मैं फिगर बना दे रहा हूं, देखो इस चीज को, ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट पी था, ये कहीं पॉइंट क्यू था, आपने टेंजेंट यहां ड्रा किया था, एक टेंजेंट ड्रा आपने यहां किया था, और इन टेंजेंटों के बीच जो एंगल हो रही थी, दिस इज द डेल्टा साई। पी और क्यू का जो लेंथ हो रहा था डेल्टा एस। अब डेल्टा साई और डेल्टा एस, ये जो रेशियो है, उस रेशियो को हम लोग कर्वेचर बोलते हैं व्हेन क्यू टेंडिंग्स टू पी। तो जब क्यू पी की ओर टेंड करेगा तो नेचुरल सी बात है डेल्टा एस टेंडिंग्स टू जीरो होगा। तो लिमिट क्यू टेंड्स टू पी डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू, पता है ना क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं डी साई बाई डी एस। जैसे नहीं लिखते थे डी वाई बाई डी एस, याद आ रहा है कुछ इंटरमीडिएट का? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्या लिखते हैं इसको? एनी स्टूडेंट क्या लिखते हैं जी? क्या लिखा जाता है? इसी को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। दिस इज द नोन एज द डी वाई बाई डी एक्स। तो इसी को हम लोग डी साई बाई डी एस लिखते हैं। तो फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए, डी साई बाई डी एस इज द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। अब हम लोग आते हैं, इसमें एक नई चीज है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे लोग नाम सुने हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का, बट उसको हम लोग मैथमेटिकली डिफाइंड कैसे करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग। हाउ कैन यू मैथमेटिकली डिफाइंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ एनी कर्व। लेंस में तुम लोग नाम तो सुने होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का वहाँ खूब निकाला जाता था लेंस फार्मूले में। अब हम यहाँ लोग फार्मूला ही निकालने जाएंगे, पहले डिफाइन करेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या, कैसे निकालेंगे। तो देखो इस चीज को, फिगर यही है, ये ओ है, ये एक्स है, ये वाई है, ये हमारा कोई कर्व है,
P पॉइंट यहाँ है, ये कोई फिक्स्ड पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरा Q है। अब क्या करेंगे यहाँ पता है ना, पॉइंट P पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। देखो यार, एक टेंजेंट ड्रा करो, एक टेंजेंट Q पे ड्रा करो। तो P पर जो तुम टेंजेंट ड्रा करोगे वो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा, अभी हमने कहा कि साई, और Q पर जो तुम टेंजेंट ड्रा करोगे ये जो एंगल बनाएगा दिस इज नोन एज साई प्लस डेल्टा साई। ओके, हाँ अब वीडियो क्लियर हुई या नहीं? माई साउंड इज क्लियर? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको अपलोड कर देंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान दिया रहो, बाकी सब चीजें समझ में आ जाएगी। P पॉइंट है, Q कोई पॉइंट है, P पर एंगल कितनी है बोलो, साई। Q पर एंगल कितनी है, साई प्लस डेल्टा साई, ऑलरेडी फिक्स है, हमने कहा भी इंटायर द सिलेबस है, सब मेरी बातें चलेंगी। अब हम करते क्या है ना कि Q पर हम एक नॉर्मल खींचते हैं, परपेंडिकुलर। लो, एक परपेंडिकुलर खींचा हमने और P पर एक नॉर्मल खींचा है, मतलब जो 90 डिग्री एंगल बनाए। आप लोग भी खींचो, पॉइंट P पर टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाते हुए हमने एक लाइन खींची है, Q पर भी एक नॉर्मल खींचा है। मान लो ये दोनों पॉइंट N पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट N इज द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ओके, N क्या है, व्हाट इज द N? N is the point of intersections of the normal at point P and at point Q to the curve। ये बात है ना? अलग से बना दें क्या? थोड़ा इधर देखो, सब लोग अटेंशन इधर करना, थोड़ा बहुत सीरियस वॉच करना इस चीज को। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और पहले ही हुआ था जब कर्वेचर मैंने डिफाइन किया था तो उस समय ही बताया था कि Q टेंडिंग्स टू P, कि जो कर्वेचर तब मिलेगा जब Q P की ओर टेंड करेगा, और उस स्टेज में जो डेल्टा साई और डेल्टा एस है व्हेन Q टेंडिंग्स टू P, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नोन एज द कर्वेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व। अब ध्यान से देखना, हमने P पर एक नॉर्मल लाइन खींची हुई है, नॉर्मल सब लोग खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल कैसे खींचते हैं, पहले उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा कर देते हो, ड्रा कर दो टेंजेंट, एक 90 डिग्री एंगल बना दो, हो गया नॉर्मल। ये पॉइंट Q यहाँ है, इस पे आपने एक नॉर्मल खींचा है, कहीं इंटरसेक्ट करेगा, वो हमने नाम N दिया है। अब जरा इस कंसेप्ट पे सब लोग इधर आना कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो Q टेंडिंग्स टू P हो रही है, यही तो कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट यही है कर्वेचर का। जब हम कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो P और Q कोई नगबरिंग पॉइंट लेते हैं, P और Q पे टेंजेंट ड्रा करते हैं, एक्सिस से उसकी एंगल निकालते हैं। अब Q जब P की ओर टेंड करता है, वो जो मेरी लिमिटिंग पोजीशन है, उस लिमिटिंग पोजीशन में ये रेशियो क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, इस रेशियो को ही हम लोग कर्वेचर कहते हैं। दिस इज द मैथमेटिकली डिफाइंड हियर। अब जरा हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान देना इस चीज को। P और Q मेरे नेबरिंग पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी क्लोज। तो देखो मैं दूर करके कैसे करीब आ रहा हूं। अब मान लो पॉइंट Q यहाँ आ जाए तो फिर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल कहीं यहाँ चला जाएगा। इस चीज को ध्यान देना सारे लोग, कम से कम मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। अब जो इनका इंटरसेक्शन होगा, मान लो हमने नाम N1 दे दिया, एक पॉइंट Q1 हो गया। मान लो Q2 यहाँ आ गया, मतलब Q मूव कर रहा है, Q यहाँ आ गया, इस पर नॉर्मल खींचोगे तो कहीं यहाँ आ जाएगा। मान लो ये N1 था, N2 हो गया। Q पॉइंट यहाँ आ गया तो फिर कहीं कट करेगा, यहाँ हो जाएगा। क्या हो रहा है, जब Q P की ओर टेंड करेगा, ध्यान से समझना जो मैं वर्ड अभी बोलने जा रहा हूँ, यही इसका रहस्य है। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर।
एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं इसको। P और Q दुनिया के किसी भी कर्व पे आपने बहुत क्लोज पॉइंट लिया। इस ब्रह्मांड में जितने कर्व हो सकते हैं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस पर आप दो कोई पड़ोसी ले लीजिए। अब झगड़ा हो जाएगा, सर पड़ोसी कैसे लेंगे? कोई कहेगा यहाँ लेंगे तो दूसरा कहेगा सर यहाँ लेंगे, कोई कूद जाएगा नहीं सर यहाँ लेंगे। अरे भाई, आप जितना करीब से करीब ले सकते हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको देखो मैथमेटिकली उस समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मान लो हमने Q यहाँ लिया, नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Q अब P की ओर मूवमेंट कर रहा है, ध्यान से देखना। Q टेंड्स टू पॉइंट P, क्योंकि बात यही है मेरी, जो कर्वेचर का जो कंसेप्ट आया है वो यही आया है, Q टेंड्स टू P, बस। वेयर P एंड Q आर वेरी वेरी क्लोज्ड पॉइंट टू द कर्व। चलो अब देखो हो रहा है, Q P की ओर मूवमेंट कर रहा है, तो क्या देख रहे हो कि n पॉइंट कहीं इधर चल रहा है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मान लो Q P पर एकदम करीब आ जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ जो नॉर्मल खींचेंगे कहीं न कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं न कहीं कट करेगा 100%। जैसे पहले n पे कर रहा था, फिर n1 हुआ, फिर ये हुआ, जैसे जैसे Q P की ओर मूवमेंट करेगा। फाइनली हमने मान लिया कि जब Q P की ओर टेंड कर रहा है तो ये जो पॉइंट n है कहीं पॉइंट C पर चला गया। जो भी पॉइंट होगा, C बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन Q टेंडिंग्स टू P। और इस स्टेज में जो PC जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट P से C की जो डिस्टेंस होगी, इसी को मैथमेटिशियन लोगों ने रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P कहा है। ओके, या एक बार और रिपीट कर दें इसे। दिस इज ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। क्या था, एक बार और मैं बोल दे रहा हूं। दुनिया का जो भी कर्व हो, कोई भी कर्व हो, P Q दो करीब पॉइंट ले लो, इन पे नॉर्मल ड्रा करो, कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। जब Q P की ओर टेंड करता है, जब Q P की ओर टेंड करेगा तो n डेफिनेटली पॉइंट कहीं कहीं टेंड करेगा। मान लो C पे टेंड करता है, कोई बात नहीं, तो ये जो PC जो डिस्टेंस होगी P से लेके C तक, व्हेन Q टेंडिंग्स टू P, दिस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व एट पॉइंट P। दिस इज द ओके। बस अब तो इंग्लिश लिखनी है ओनली। देखो इंग्लिश कैसे लिखते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ताबड़तोड़ लिख सकते हो। आद्या प्रेजेंट नहीं है क्या? आद्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है? फिगर बना है ये? ठीक है, चलो अपलोड करेंगे तो दिखेगा। जरा इसको एक बार दोहराओ तो क्या लिखना है, थोड़ा एक बार बोलोगे क्या? लैंग्वेज इंग्लिश बोलोगे? अगर बोल सकते हो तो बोलो, थोड़ा कैसे लिखेंगे बोलो। तुम जो बोलोगी हम वही लिख देंगे, या कोई बोलना चाहेगा? अरे सीधा सपाट चीज है जी। लेट P एंड Q आर एनी टू कैसे पॉइंट हैं? वेरी गुड, नेबरिंग पॉइंट्स। कहाँ पे है भाई? अमेरिका में है कि इंडिया में है कि मंगल ग्रह पे है? P एंड Q आर एनी टू नेबरिंग पॉइंट्स कहाँ पर? हाँ, कर्वेचर पे नहीं, आप द कर्व पे है। अभी तो कर्वेचर आया ही नहीं। क्यों जी? अभी तो कर्व है आपके पास कोई? ये कोई कर्व है, ये BNE कर्व। वो कर्व सर्किल भी हो सकती, पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाट्सोएवर। दुनिया में जो भी आपने कर्व पढ़ा है, आर्क पढ़ा है, जो भी शेप पढ़ा हो, कुछ भी हो सकता है। उस पर कोई दो पड़ोसी पॉइंट आपने बैठा लिया, P एंड Q है। ओके, लैंग्वेज इज द क्लियर। अब देखो यार, लेट n बी, n क्या है जी? कोई बोलेगा? लेट n बी द पॉइंट ऑफ, वेरी गुड, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, नॉर्मल्स ना, नॉर्मल्स एट P एंड, उसके बाद एक इंग्लिश का खूबसूरत लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। क्यों जी?
हो गई बात कि नहीं? लेट n बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट p एंड q रिस्पेक्टिवली, हमने बनाया भी है। अब देखो मेन बात लिखने जा रहा है। लेट c बी द पॉइंट, लेट, मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज द योर कीवर्ड, यही कीवर्ड है, यही मेन है। लेट सी बी द पॉइंट, कहां पर होगा? लेट सी बी द पॉइंट ऑन नॉर्मल एट पी व्हेन, कब है ये? व्हेन ए पॉइंट सी यहां कब है, कब मिला है? व्हेन क्यू टेंड्स टू, वेरी गुड, इन दिस सिचुएशन और इन दिस केस, इन दिस केस, इस केस में जो हो रहा है, इन दिस केस ऊपर लिखेंगे। अब तुम लोग चिंता मत करो, अब जो मैं बोल रहा हूं इसको लिखो। इन दिस केस, इस केस में जो डिस्टेंस पीसी है उसको क्या कहते हैं? मैथमेटिशियन लोग क्या नाम देते हैं भाई, बोलो जरा तो। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका? किसी कर्व का, एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। इन दिस केस पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी यूनिवर्सिटी है तुम्हारे ना इंडिया लेवल पे, ये डिफिनीशन अक्सर पूछी जाती है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बड़े पेटेंट्स जो है ना, ये डिफिनीशंस हैं ये सब। पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो इंटर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी लेंस में पढ़े, कभी नाम सुने होगे, तो उसका कंसेप्ट यही है। पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व, जो भी कर्व है, एट पॉइंट पी। पीसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व एट पॉइंट पी। और इस केस में हम लोग देखो क्या कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक और वर्ड है, वो भी लिख लो, अक्सर पूछा जाता है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में। अक्सर जो यूनिवर्सिटी पैटर्न एग्जाम है उसमें अक्सर ये पूछे जाते हैं। द सर्किल, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, द सर्किल हैविंग सेंटर सी एंड रेडियस पीसी इज कॉल्ड सर्किल ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। और सी को जो है हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। एंड सी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? सेंटर ऑफ व्हाट? सर्किल ऑफ कर्वेचर ना, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर। इसकी मीनिंग ये हो गई कि जो P और C है, इसको रेडियस मान के तुम सर्किल खींच लो। ये देखो इधर, ये C है, ये P है, तुम एक सर्किल ड्रा कर लो, ये P है और ये C है। तो इस सर्किल को ही मैथमेटिशियन लोग सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C को सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और PC को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन ही किया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों से पूछी जाती है, और अक्सर तुम लोग इंटरमीडिएट में लेंस फार्मूले में देखे भी होगे, कि सर्किल एक ऐसा कर्व है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होती है और वो रेडियस के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जब C से मिलाओगे तो उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। यही तो सर्किल की डिफिनीशन है। सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, दिस इज नोन एज द रेडियस। यही तो रेडियस की हम लोग डिफिनीशन देते हैं। और सर्किल के केस में जो सर्किल की रेडियस होती है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होती है, बाय दैट डिफिनीशन। कोई चीज पूछना है, डिस्कस करना है? अब हम लोग आते हैं जो यूनिवर्सिटी की पेटेंट चीजें हैं, जनरली डिराइवेशन पूछी जाती हैं। तो हम लोग पहले नाम दे दें, फिगर बना लें उसका,
थोड़ा फिगर समझा दें, उसके बाद हम लोग थोड़ी बात करेंगे। और सारे लोग थोड़ा अटेंशन करना, बहुत सीरियसली, बोर्ड को बहुत ध्यान से देखना, मेरी आवाज़ को भी ध्यान से सुनना। अगर ये सब चीज़ें हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो थोड़ा हम फिगर बड़ा बनाने जा रहे हैं। अगर ये फिगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला तो यूं चुटकी बजाते ही निकाल देंगे, और तुम लोग भी निकाल लोगे। हम फिगर बना रहे हैं, हमारे साथ तुम लोग फिगर बनाना। बहरहाल इस वीडियो लेक्चर्स को हम अपलोड करेंगे भी, तो वहाँ भी तुम लोग ध्यान से उसको देख लेना। लेकिन अभी तो बनाओ, हमारे साथ बनाओ, तुम लोग सब लोग बनाओ। लो जी, हमने एक बना दिया। ये दिखाई दे रहा है या नहीं बताना थोड़ा। OX और OY बनाया। नसरा, शायद नसरा बोल रही थी, दिखाई दे रहा है या नहीं बताओ। हमने OX खींचा है और OY खींचा है। हमने अच्छा OX और OY खींच लो, OX और OY। उसके बाद एक कर्व बना लो। फिगर थोड़ा डफाल डफाल टाइप का बनाना, बड़ा बनाना फिगर, छोटा मत बनाना। ऐसे हमने एक कर्व बना लिया, दिस भी एनी कर्व। इस कर्व पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट का नामकरण संस्कार हमने ए कर दिया, बार बार बोला भी था। एक पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दो। सब लोग ड्रा करो, सारे लोग। टेंजेंट एट P, मेकिंग एन एंगल साई विथ एक्सिस ऑफ एक्स। ये सब सारी चीजें फिक्स हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि इंटायर द कर्वेचर, ये सब बातें फिक्स होंगी और यही फिक्स नहीं होंगी। अगर ये साई कहीं लिखा है तो दिस इज द इंटरनेशनल सिंबल, पूरे विश्व में फिक्स होता है। क्यू एक पॉइंट ले लिया है, इसका पड़ोसी ले लिया, वहां टेंजेंट ड्रा कर दिया। आप लोग भी ड्रा कर दो पहले, धीरे धीरे। एक क्यू है यहाँ, ये एंगल हो गई साई प्लस डेल्टा साई। थोड़ा इंक मैं दूसरा कर दूं, ये पॉइंट P मैं यहाँ कर दूं। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इनका इंटरसेक्शन N पे था, यहाँ पॉइंट C था। देख लो, यही है, ये लाइन है, तिरछा उर्छा नहीं है भाई। बड़ा हम आर्टिस्ट टाइप के नहीं है, मेरा आर्ट बड़ा खराब रहा है। चलो, बट दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या N क्या है? व्हाट इज द N? नसरा, व्हाट इज द N? N का कंसेप्ट क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा ये एंगल क्या होगी? P और Q को मैं मिलाने जा रहा हूं, और मान लेते हैं कि ये जो इंटरसेक्शन है टेंजेंट का, टेंजेंट एट P एंड टेंजेंट एट Q, ये R है। दिस P से Q स्ट्रेट लाइन सीधे मिला दो, सीधे मिलाओ P से Q, ये कार्ड हो गया, ये आर्क PQ हो गया। सब चीजें फिक्स है, पूरी थ्योरी फिक्स रहेगी A to Z। जो थ्योरी पहले लिखे वही थ्योरी यहां भी लिखेंगे। क्या नाम है पहले उसका मैं यहाँ लिख दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी, पूरे देश की यूनिवर्सिटी जितनी है ना, फर्स्ट सेमेस्टर जो मेरा NEP लगा है उसमें अक्सर पूछता है ये कि फाइंड द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इन द इंट्रिंसिक फॉर्म। एक नया नाम आया है तो पहले इसको मैं क्लियर कर लूं। इंट्रिंसिक जानते हो? एनी स्टूडेंट नोन है? कभी नाम सुना इंट्रिंसिक का? नहीं सुना होगा। कार्टेशियन का नाम सुना है क्या? कार्टेशियन, पोलर, ये सब याद आता है? कार्टेशियन मतलब रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, पोलर का मतलब रिलेशन बिटवीन आर एंड थीटा। जब हम कर्व, किसी भी कर्व के इक्वेशंस को आर और थीटा के टर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग पोलर कहते हैं। जब हम कर्व के इक्वेशन को एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं तो उसको कार्टेशियन कहते हैं। और जब कर्व के इक्वेशन को यस और साई में लिखते हैं, अब यस क्या अभी पता हो गया, व्हाट इज द यस? अपराजिता,
सी इज प्रेजेंट और नॉट? क्या है यस? यस क्या है बेटे? व्हाट इज द यस? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। यस क्या है? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द यक्स? यस बी द आर्क डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए टू एनी वेरिएबल पॉइंट पी। और क्या? किसी फिक्स्ड पॉइंट ए से पी पॉइंट का जो आर्क डिस्टेंस है, दिस इज द नोन एज द यस। साई क्या है? किसी पॉइंट पी पे आपने टेंजेंट खींचा है जो हॉरिजॉन्टल से या एक्सिस ऑफ एक्स से जो एंगल बना रहा है, दिस इज द साई। तो अगर कर्व के हाँ यस वेरी गुड, वो साई है। यस क्या है? आर्क डिस्टेंस है। तो जब कर्व के इक्वेशन को मैं यस साई के टर्म में लिख देता हूं तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। अगर उसी कर्व के इक्वेशन को एक्स वाई के टर्म में लिखते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अगर आर थीटा के टर्म में लिखते हैं तो उसी को हम लोग पोलर कहते हैं। तो कंसेप्ट इज द क्लियर अबाउट इंट्रिंसिक, कार्टेशियन एंड व्हाट? इंट्रिंसिक का मतलब होता है जब किसी कर्व के इक्वेशन को यस और साई के टर्म में लिखते हैं। जैसे ये देखो आप, ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द इंट्रिंसिक फॉर्म। और आर इज इक्वल टू ए भी तो होता है, ये पोलर फॉर्म में है। या आर इज इक्वल टू ए कास थीटा या 2a cos थीटा। दिस इज द आल्सो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन द पोलर फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द कार्टेशियन फॉर्म। अब हम इंट्रिंसिक सीखने जा रहे हैं। एक नया हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्रिएट कर दिया, यानी कर्वेचर ने। ये जो कर्वेचर है ना, वो एक अलग दुनिया बसा ली अपनी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त है, ये बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो बहरहाल हम कर्वेचर के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे। तो यस साई मतलब समझ में आया क्या है? यस क्या है? अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यस, कर्व के किसी फिक्स्ड पॉइंट से किसी वेरिएबल पॉइंट पी की डिस्टेंस यस है, और किसी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्सिस ऑफ एक्स के साथ जो एंगल बनाता है, दिस इज द साई। अगर कर्व के इक्वेशन को आप यस साई के टर्म में लिख दें तो फिर दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, दिस इज द क्लियर और नॉट? चलो अब हम मेन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। फिगर थोड़ा बना लेना, इसको लिखो सब लोग। फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट डाउन। फार्मूला बोल रहे हैं, राइट डाउन। फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, लिख लिया? फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर इन इंट्रिंसिक फॉर्म, इन इंट्रिंसिक फॉर्म। ओके, अब लिखो। कैसे लिखोगे? अब हम इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं कि अगर कोई कर्व इंट्रिंसिक फॉर्म में दिया है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अक्सर ये पूछा जाता है, ये यूनिवर्सिटी का बड़ा पेटेंट है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व इन इंट्रिंसिक फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में भी है, फिर पोलर फॉर्म में भी है। तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक फॉर्म में बात करेंगे, उसके बाद तब हम लोग बात करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग होगी कि लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, राइट डाउन, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व इन इंट्रिंसिक फॉर्म। क्या लिखेंगे जी? पता है, जैसे कार्टेशियन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे, तो यहाँ एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई लिखेंगे, बस हो गया। कैसे लिखते थे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन कार्टेशियन। पोलर में क्या होता था? r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। तो इंट्रिंसिक में क्या होगा? एस इज इक्वल टू एफ ऑफ साई। कोई कर्व है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? हमारी प्रॉब्लम है जिसको हम निकालने जा रहे हैं।
पहले कुछ हम थोड़ा थ्योरी लिख लें, उसके बाद हम लोग फार्मूले की बात करेंगे। चलो लिखो, लेट ए बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, लेट ए बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, राइट डाउन। ऐसे लिखना है एग्जाम में, ऐसे लिखना है यूनिवर्सिटी, लेट ए बी एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व। हो गया, फिर लेट करो, पता है लेट क्या लिखोगे, पी एंड क्यू, वो भी लिखो, लैंग्वेज तो पूरी लिख लो। लेट पी क्यू क्या है भाई, पी एंड क्यू आर टू नेबरिंग पॉइंट, नेबरिंग पॉइंट्स, ये नेबरिंग पॉइंट्स हैं सच दैट, कैसे हैं, आर्क एपी, आर्क एपी जो है वो एस से पहले ऑलरेडी लिखा जा चुका है, एंड आर्क ए क्यू क्या है, हमने कहा ए भी फिक्स होता है, एस प्लस डेल्टा एस। हो गई बातें, दिस इज द फिक्स ईयर। आज हम कुछ चीज़ निकालेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ताकि तुम लोग वीडियो लेक्चर देखने के बाद कायदे से उस चीज़ को समझ जाओ, जो चीज़ हो सकता है ब्लर हो रहा हो। साई एंड साई प्लस डेल्टा साई क्या है, वो भी लिख लो। लेट, पता है साई एंड साई प्लस डेल्टा साई, ये सब फिक्स है। लेट साई एंड साई प्लस डेल्टा साई आर एंगल्स मेकिंग बाय टेंजेंट at P and Q with axis of x are horizontal रिस्पेक्टिवली, लिखेंगे ना क्रम से। हो गया। अब एक चीज का ध्यान से देखना, इसके बाद हम बंद करने जा रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को हम बंद करेंगे, और जहां आज बंद करेंगे नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करेंगे। इस चीज को सब लोग ध्यान से देख लो, बस देखो, यहाँ ध्यान से देखना, अटेंशन हियर। ये एंगल साई प्लस डेल्टा साई है, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो निर्विवाद रूप से पाई माइनस साई प्लस डेल्टा साई होगा, किसी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये टोटल एंगल पाई होती है, ये साई प्लस डेल्टा साई है, तो पाई में से निकालेंगे ये एंगल होगा। अब देखो, ये एंगल साई है, ये एंगल हमारा है पाई माइनस साई प्लस डेल्टा साई, तो पता है एंगल कितनी होगी, दिस एंगल। अगर इसका नाम मैं यहाँ यल कर दूं, इस पॉइंट को अगर मैं इसका नाम यहाँ यम कर दूं, तो जो ट्रायंगल यल आर यम होगी, पता है कितनी होगी, वो डेल्टा साई होगी। क्यों, इसका जो सम होगा पाई में से निकालेंगे तो इसकी इक्वल होगा, 3 एंगल के इंटीरियर का सम पाई होता है, उससे निकाल लो, दिस एंगल इज डेल्टा साई। अब देखना जरा ध्यान से इधर, अगर ये एंगल डेल्टा साई है तो ये एंगल भी डेल्टा साई होगी। अब कैसे होगी, हाई स्कूल की ज्योमेट्री को समझो सब लोग, मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा डफाल बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को फिगर भी देखने में आ जाए। अलग से मैं बनाने जा रहा हूँ, और तुम लोग भी अलग से बना लेना उसे, नहीं कभी समझ नहीं पाओगे कैसे होता था वो, कभी नहीं समझ में आएगा। बस यहाँ ध्यान देना, मैं अलग से बना रहा हूँ उसे, तुम लोग भी फिगर को अलग से बना लो, वहां नहीं समझ में आएगा। देखो, ये हमने कहा ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री है, और ये पी पर जो टेंजेंट खींचा है ये भी 90 डिग्री है। मैं बना रहा हूं, एन बनाया, पी बनाया, एन है, ये पी है, उसके बाद यहाँ जो तुम्हारा है वो क्यू है, और यहाँ कहीं आर है। देखो अलग कर लिया हमने, ऐसे बना लो, ये 90 डिग्री है, गिवन है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है। ये एंगल हमारी, देखो अगर ये डेल्टा साई है तो ये एंगल पाई माइनस डेल्टा साई होगी। मुझे एंगल एन पता करना है, तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल एन प्लस 90 प्लस 90 प्लस पाई माइनस डेल्टा साई कितना होता है, 360 ना, 2 पाई के इक्वल होता है। अब देखो 90 90 पाई और पाई 2 पाई कैंसिल, तो एंगल एन इज इक्वल टू डेल्टा साई, हो गया डेल्टा साई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज ज्योमेट्री ऑफ द हाई स्कूल। इस फिगर को अलग करना है, अलग बना लेना है।
अगर ये आपने बना लिया तो फिर जो हम लोग फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आज जो वीडियो लेक्चर्स है हम यही इसको इंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे हम लोग जहाँ आज इंड करेंगे नेक्स्ट डे हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। तो इसको सारे फिगर्स को तुम लोग बना लेना और लेक्चर्स को भी ध्यान से देख लेना। फिर जहाँ कमी बेसी होगी हम लोग नेक्स्ट डे जहाँ से बंद किए हैं वहीं से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ना हम सेशन को इंड करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।